नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है और इस बात का वर्णन अनुच्छेद 154(1) में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह आवश्यक नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सही है। तीसरा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जबकि लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष होती है। अगला है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये भी सही है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भार संभाल सकता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 157 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित योग्यताएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्य का राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। तो ये सही है। राज्य के राज्यपाल की शपथ की बात अनुच्छेद 159 के तहत की गई है। दूसरा है, शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो ये गलत है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। तीसरा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। तो ये सही है। अंतिम है, शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो ये भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ये सही है। दूसरा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ये भी सही है। अंतिम है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये गलत है। दूसरा है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता है। तो ये भी गलत है, यानी इसके दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निर्गत किए जाते हैं।
भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, जबकि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य की विधायिका द्वारा होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये सही है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत केवल राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, तो ये सही है। दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, तो ये भी सही है। यानी इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रावधान है, राज्यपाल के विरुद्ध प्रावधान नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध प्रावधान है और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी प्रावधान है। यानी सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। आगे जो प्रश्न है वो राज्य की विधायिका से संबंधित रहेंगे, तो देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद और राज्यपाल नहीं, विधानसभा भी है। विधानसभा एवं विधान परिषद ये भी नहीं, क्योंकि राज्यपाल नहीं है इसमें। विधानसभा एवं राज्यपाल, तो अगर कहीं पर विधान परिषद है तो वहां पे विधान परिषद भी होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो इसका सही उत्तर 4 है, क्योंकि राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होती है। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां की विधायिका में विधानसभा और राज्यपाल शामिल होते हैं। प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद का प्रावधान रखा गया है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य के विधान परिषद सदन को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास कराने की इजाजत मिलती है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना की व्यवस्था की गई है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान तो है, लेकिन आज तक इसका गठन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन यानी विधान परिषद नहीं है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो दिए गए ऑप्शन में से केवल बिहार में विधान परिषद है। बिहार के अलावा 5 अन्य राज्यों में भी विधान परिषद है। इसके अलावा केरल में विधान परिषद नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, यानी सही उत्तर हो जाएगा केवल 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो 170 अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी। तो ये यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा में 500 होती है। दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो ये सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है। तो विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या 403 है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र देगा। तो वह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम है वह 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वह होता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की संचित निधि का संचालन विधानसभा द्वारा किया जाता है, यानी इसमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्य के लिए आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है। प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो धन विधेयक के अतिरिक्त कोई यदि विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया है तो वह विधान परिषद में अधिकतम 3 माह तक रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में केवल विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। अच्छा, इसमें है, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत किसी भी राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। दूसरा है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। अंतिम है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये भी सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी, जो कि सही नहीं है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो अनुच्छेद 164(1) के तहत किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन यह सदस्य संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती।
मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। पहला है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित किया जाता है। यही गलत हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि चयनित किया जाता है। प्रश्न, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1963 में महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी और सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। दूसरा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो ये गलत है, यानी इसका केवल एक सही है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं? तो राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाली सभी नस्तियां मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं। 92 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभा भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो 1992 में अयोध्या घटना के बाद बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान की भी विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसमें भारत में कौन सा एक राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है। आज के लिए इतना ही। आज की इस क्लास में हमने राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखा है। वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे कंटेंट के बारे में यदि आपके कुछ सुझाव और शिकायतें हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।